हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद दिलीप सोनी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित भाग 3 का अध्ययन हम करेंगे और इस भाग के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन क्या हैं, इनके वेतन का निर्धारण किसके द्वारा होता है, इनके वेतन के निर्धारण की प्रक्रिया में पद ग्रहण करने के बाद क्या कोई परिवर्तन संभव है, क्या इनके वेतन में भी कटौती संभव है, इन सारी बातों का हम अध्ययन करेंगे। दूसरा, जब कभी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी कारण से अनुपस्थित रहता है तो उसके दायित्व का निर्वहन कैसे होगा और किसके द्वारा होगा, उसकी नियुक्ति कैसे होगी और कब तक वो कार्य करेगा, इसका भी चर्चा किया जाएगा। उसका वेतन क्या होगा, उसकी सेवाएं क्या होगी, वो कब तक कार्य करेगा, इन सब बातों की चर्चा करेंगे हम। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अंतर्गत जब कभी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है तो क्या एडहॉक पर जजों की नियुक्ति संभव है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। और ये प्रश्न परीक्षा में भी पूछा गया है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है, पहला प्रश्न। दूसरा, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड यानी कभी कभी कोई चीज़ पुराना होने के बावजूद भी उसके वैल्यू बने रहते हैं। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इस कहावत के अनुरूप एडजस्ट होते हैं? क्या वो सेवानिवृत्त होने के बाद उनके वैल्यू की कोई महत्ता है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय की जो महत्ता है, उसकी महत्ता का एक सबसे बड़ा कारण क्या है, जैसा कि पहले वीडियो में सर्वोच्च न्यायालय के भाग 1 के अंतर्गत ये बात स्पष्ट रूप से कहा गया था कि भारत का संविधान जो एक संघीय शासन प्रणाली की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें एक फेडरल सिस्टम की बात की गई है, परंतु फिर भी संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए प्रत्येक निर्णय का पालन करने का अधिकार सारे देश के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय करने के लिए बाध्य हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि आज के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित भाग 1 और भाग 2 इसके पहले अपलोड किया जा चुका है। यदि आप में कोई उसको नहीं देख पाया है तो उसको प्लीज़ जाकर यूट्यूब में स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पर उसको अच्छे से देखकर और समझ सकते हैं। तो चलते हैं, हम आते हैं सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भाग 3। सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट भाग 3 पार्ट 3 भाग 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज इसका तीसरा भाग करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कंसंट्रेशन के साथ इसको देखें, अच्छे से याद कर लें। परीक्षा में लगभग इससे प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। हमने इसके पहले आपको बताया कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, हमारे संघीय न्यायालय का सबसे उच्चतम बिंदु है और सर्वोच्च न्यायालय की कार्य की प्रक्रिया एकात्मक रूप में है, यानी हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है वह एकात्मक रूप को इंडिकेट करती है, जिसमें उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट तथा कई अधीनस्थ न्यायालय भी हैं और ये अधीनस्थ न्यायालय कई प्रकार से हमारे लिए सहायक भी हैं। तो इन सब बातों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे ऊपर हमारा है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हमारा है हाई कोर्ट और सबसे नीचे हमारा है लोअर कोर्ट। इसका हमने आपको बृहद रूप से अध्ययन करा दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक निर्णय हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट पालन करने के लिए बाध्य हैं। हाई कोर्ट के प्रत्येक निर्णय लोअर कोर्ट पालन करने के लिए बाध्य हैं। कोई भी मामला सबसे पहले लोअर कोर्ट में आती है, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और देन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट में जाती है। इसलिए ये हमारी सिस्टम जो है यूनिटरी है। यह हमारी यूनिटरी सिस्टम को इंडिकेट करती है। इसको आपने अध्ययन किया। अब हम आते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सैलरी क्या है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 125 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के उल्लेख किया गया है, वेतन आदि का उल्लेख किया गया है, यानी सैलरीज की बात की गई है। सैलरीज की बात की गई, सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यस, सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो मित्रों याद करिए, पहला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है, यह वेतन संसद के द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। पहला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित होता है? याद कर लीजिए, इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर है संसद के द्वारा। क्लियर हो गया। अब प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन जो है, क्या एक बार जो निर्धारित कर दिया जाता है, पद ग्रहण करने के बाद क्या उनके वेतन आदि में कोई कटौती की जा सकती है? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि न्यायाधीशों के वेतन में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती जब वो पद ग्रहण कर लेते हैं। आप बढ़ोतरी कर सकते हैं परंतु कमी नहीं कर सकते। दो प्रश्न हो गए। अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं या उसका कौन बियर करता है? तो सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसके द्वारा वहन किया जाता है? तो याद करिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि भारत के संचित निधि से दिया जाता है। इसको याद कर लीजिए। तो पहला, इनके वेतन संसद के द्वारा दिया जाता है। दूसरा, इनके वेतन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत के संचित निधि से दिया जाता है। इसको याद करते जाइए, कहाँ से दिया जाएगा? संचित निधि से। तीसरा, वेतन में जो इनकी सैलरी है, वेतन में पद ग्रहण करने के बाद, आफ्टर ज्वाइनिंग द पोस्ट, पद ग्रहण के पश्चात कोई कटिंग नहीं की जा सकती, कोई कटिंग नहीं की जा सकती, कोई कटिंग नहीं की जा सकती। एक स्थिति है जब देश में वित्तीय आपात लगा दिया जाता है। याद करिए, भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का भी प्रावधान है। पहला आपातकाल जो है आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी है। दूसरा आपातकाल है आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल है। और तीसरा जो आपातकाल है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये संविधान के आर्टिकल 360, यानी जब देश में वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर दी जाती है। याद करिए, जब देश में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर दी जाती है या जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 का घोषणा कर देता है, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में भी कटौती की जा सकती है। अन्यथा पद ग्रहण करने के बाद इनके वेतन आदि में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। तो ये 4 प्रश्न क्लियर हो गए। फिर से मैं दोहरा देता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है, संसद के द्वारा। इनके वेतन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। याद करिए, पद ग्रहण करने के बाद इनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जा सकती, इनके वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। और वित्तीय आपातकाल में यानी अनुच्छेद 307 में कटौती की जा सकती है।
याद करिए, यानी जब देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर दी जाती है तभी इनके वेतन में कटौती की जा सकती है। अब प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने प्रकार के न्यायाधीश होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में हमारे 2 प्रकार के न्यायाधीश होते हैं। एक न्यायाधीश क्या होता है? चीफ जस्टिस। एक न्यायाधीश हमारा होता है चीफ जस्टिस होता है, यानी मुख्य न्यायाधीश होता है। एक न्यायाधीश हमारा क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है। मुख्य न्यायाधीश का जो वर्तमान में वेतन है, याद करिए, वर्तमान में 2007 में संशोधन के द्वारा जो इसको लाया गया था, वर्तमान में वेतन 2.8 लाख कह सकते हैं, 2.8 लाख रुपए मासिक वेतन, मंथली वेतन, प्रतिमाह वेतन। और सर्वोच्च न्यायालय में जो आप कह सकते हैं मुख्य न्यायाधीश के अलावा जितने भी जज हैं वो सब अदर जज हैं, और अदर जज का वेतन आप याद कर लीजिए 2.5 लाख। तो एक लाइन में याद करिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन 2,80,000 रुपये प्रतिमाह है। अदर जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश के अलावा जितने भी अदर जस्टिस हैं सबका वेतन 2,50,000 रुपये प्रतिमाह है। और इससे भी ज़्यादा इनके भत्ते हैं, इससे भी ज़्यादा इनके भत्ते हैं, और ये भत्ते भी भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। ये भत्ते भी भारत की संचित निधि से ही प्रदान किए जाते हैं। तो शायद इतने प्रश्नों को आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब हम आते हैं इसके अतिरिक्त, याद करिए, क्या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वह भी एक व्यक्ति है? व्यक्ति किसी भी प्रकार से वो भी अवकाश ले सकता है, छुट्टी ले सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक चीज़ हमें याद करना होगा, अनुच्छेद 126। जब कभी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, याद करिए, जब कभी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी कारण से, भाई 2 चीज़ें हो सकती है, वो भी एक व्यक्ति है, वो भी बीमार पड़ सकता है, किसी कारण से अस्वस्थ हो गया तो कार्य करने की क्षमता नहीं रह जाएगी, या किसी कारण से वह कार्य करने में समर्थ नहीं है, उसको कोई बीमारी हो गई है, कार्य नहीं कर रहा। क्योंकि हम जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अधिकतम 65 वर्ष आयु की तक अपने पद को ग्रहण कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में 65 वर्ष के पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद धारण करते हुए यदि किसी कारण से अब्सेंट है, अनुपस्थित है या असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में चूँकि हर परिवार की, हर संस्था की, हर राज्य की, हर सरकार की एक मुखिया, एक हेड होना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में व्हेन द चीफ जस्टिस इज नॉट अवेलेबल, देन एक्टिंग चीफ जस्टिस कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये कार्य किया जाता है। तो याद करिए, ऐसी स्थिति में एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, मुख्य न्यायाधीश, याद करिए। लेकिन याद रखिए, मुख्य कार्यकारी जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह तभी तक काम करेगा, तभी तक अपने पद पर रहेगा जब तक मुख्य न्यायाधीश किसी कारण से अनुपस्थित है, उसकी अनुपस्थिति के कारण ही वह। अब प्रश्न है कि अनुच्छेद 126 याद करिए, सर्वोच्च न्यायालय की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। जब कभी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी भी कारण से अनुपस्थित है, या हो सकता है तबीयत खराब हो, स्वास्थ्य सही नहीं हो, या कार्य करने में वो क्या हो जाए, असमर्थ हो जाए, उसकी फिजिकल फिटनेस सही ना हो, तो इन दिस सिचुएशन सर्वोच्च न्यायालय का एक चीफ जस्टिस जरूर होना चाहिए। लेकिन वो चीफ जस्टिस कैसा होगा? एक्टिंग चीफ जस्टिस होगा। और याद करिए, यह तभी तक अपने पद पर काम करेगा जब तक प्रॉपर मुख्य न्यायाधीश अपने काम पर नहीं लौटता। अब प्रश्न है कि इसकी जो अपॉइंटमेंट है, यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है, वह भारत के
राष्ट्रपति के द्वारा होती है, प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, याद कर लीजिए। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अच्छे से समझ लीजिए, यानी राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। अब प्रश्न है कि इनकी भी सैलरी क्या होगी, इनकी भी सैलरी क्या होगी और किस व्यक्ति को ये चुना जाएगा, ये भी याद करिए। 3 चीजें यहां ध्यान रखें। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। इनका वेतन ठीक उतना ही होगा जितना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, यानी पद पे दायित्व पर काम करते हुए उनके वेतन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर वेतन प्राप्त होगा। अब प्रश्न है किस व्यक्ति को यह चुना जाएगा, किस व्यक्ति को पद दिया जाएगा? ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के, ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में सीनियर जज या वरिष्ठ, सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ और अनुभवी हो। तो सर्वोच्च न्यायालय के किसी वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा उस स्थिति में जब कभी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी कारण से असमर्थ है या कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसे यहाँ पर क्या किया जाता है? कार्यकारी राष्ट्रपति के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। क्लियर हो गया? अब एक याद करिए, घर का मुखिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आप सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया कह सकते हैं। जब कभी मुख्य न्यायाधीश किसी कारण से अनुपस्थित है, अनुच्छेद 126 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से किसी वरिष्ठ या अनुभवी न्यायाधीश को, इसका कोई स्टैंडर्ड संविधान में नहीं है, कौन अनुभवी होगा कौन वरिष्ठ होगा, जो राष्ट्रपति के विचार में होगा वही होगा। सामान्यतः 6 वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक कॉलेजियम होता है, उसी कॉलेजियम में से ही किसी एक को रख लिया जाता है। चलिए, याद हो गया आपको। अब प्रश्न है इनका वेतन क्या होगा? इनको वही वेतन, वही भत्ता, वही सुविधाएं दी जाएगी जो कार्यकारी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को होगी। अब प्रश्न है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के चूंकि न्यायाधीश जो होते हैं, इसको बड़े ध्यान से सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, इसको हमने आपको शुरू में बताया था, इसको आप अच्छे से पहले याद कर लीजिए। न्यायाधीशों की संख्या, ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा निश्चित की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निश्चित करता है? या हाउ मेनी जजेज इन सुप्रीम कोर्ट हु इज डिसाइडेड? तो मित्रों याद करिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा निश्चित रखते हों? ऐसे न्यायाधीश जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों, उन्हें अपॉइंटमेंट एज एडहॉक जजेज, उन्हें अपॉइंटमेंट एज एडहॉक जजेज के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है। तो इस प्रश्न को बड़े अच्छे से याद करिए कि जब कभी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है तो उसके लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग होगा? 127 का होगा। जब कभी आर्टिकल 127 का प्रयोग होगा, कब होगा? जब कभी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कोरम, याद करिए, जब कभी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है, तो इस न्यायाधीशों का कोरम पूरा करने के लिए अनुच्छेद 127 याद कर लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश, याद कर लीजिए, तदर्थ न्यायाधीश, इसको अच्छे से याद करिए, तदर्थ न्यायाधीश, यानी जब कभी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है, अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और ये तदर्थ न्यायाधीश कौन होते हैं? ये तदर्थ न्यायाधीश कैसे आते हैं, इसको अच्छे से समझिए। ये एडहॉक जजेस, एडहॉक जजेस, ये एडहॉक जज कौन होते हैं? ये उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की सारी योग्यता रखते हैं, परंतु इनकी नियुक्ति तब होती है जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है, और तब तक के लिए जब तक कोरम पूरा नहीं हो जाता है, ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात क्या है, इसको याद करिए
कि जब कभी हाई कोर्ट का ऐसा न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में एडहॉक या तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होता है, तो ऐसी स्थिति में उसको वही वेतन और भत्ते प्रदान किए जाते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पर कोरम पूरा होगा, वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता धारण करने के कारण सर्वोच्च न्यायालय में तब तक कार्य करने के लिए गया था जब तक कोरम पूरा नहीं होगा, और कोरम पूरा होने पर वह तुरंत कम बैक टू इन हाई कोर्ट, वह जिस उच्च न्यायालय से गया था उसी उच्च न्यायालय में पुनः वापस आ जाएगा। लेकिन कैसे? तो याद करिए, इसकी नियुक्ति के संबंध में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श ली जाती है, और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश ऐसा राष्ट्रपति के परामर्श से करता है। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब एक प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण है, क्या सर्वोच्च न्यायालय में रिटायर जजों का भी नियुक्ति होता है? क्या रिटायर जज सर्वोच्च न्यायालय में काम कर सकते हैं? बिल्कुल काम कर सकते हैं, क्योंकि जब वो 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो इस 65 वर्ष की आयु पूरी करने के आधार पर वो रिटायर हो जाते हैं। परंतु जब कभी सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी कारण से, इसको अनुच्छेद 128 के अंतर्गत अध्ययन करिए, आर्टिकल 128 के अंतर्गत अध्ययन, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसका मतलब है यहाँ पर जब कोई व्यक्ति सेवा से रिटायर्ड हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, तब उसको हम आदेशात्मक नियुक्ति नहीं कर सकते। इसको याद रखिए, ऐसे स्थिति में आदेशात्मक नियुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि वह अपनी सेवा पूरी दे चुका है। अब आदेशात्मक नियुक्ति की जगह पर इसकी नियुक्ति कैसे होगी? प्रार्थनात्मक नियुक्ति होगी। इसको बड़े अच्छे से याद करिए, इंटरव्यू में पूछा गया ये प्रश्न है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। तो प्रार्थनात्मक का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय में सेवा दे चुका है, अगर सर्वोच्च न्यायालय में कार्य की अधिकता हो जाती है या कार्यों को शीघ्रता से निस्तारण करना होता है, तो ऐसी स्थिति में उस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से रिक्वेस्ट किया जा सकता है, प्रार्थना किया जा सकता है कि क्या वह सर्वोच्च न्यायालय में अपना सेवा दे सकता है। यदि उस सेवा के लिए वो तैयार हो जाता है, तो भी आप एक चीज़ याद करिए कि चूंकि वह रिटायर्ड हो गया है, फिजिकल फिटनेस उसका उतना 100% नहीं रहा है, जिसके कारण ही वो रिटायर हुआ है, जिसके कारण संवैधानिक प्रक्रिया के तहत रिटायर हुआ है, अगर उसकी फिर कोई सेवा ले जाती है तो वह कभी भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा, और ना ही उसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन दी जाएगी। जबकि हमने देखा कि अनुच्छेद 127 के अंतर्गत एडहॉक जजों को, तदर्थ न्यायाधीशों को जो उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में कार्य करने के लिए गए थे, उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन दी जाती है, और वो जब तक सर्वोच्च न्यायालय में काम करते हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश माना जाता है। परंतु जो रिटायर्ड जज जिनसे सेवा ली जा रही है, ना तो ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माने जाएंगे और ना ही ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन पाएंगे, और इनके वेतन और भत्तों के संबंध में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय राष्ट्रपति लेता है। वो निर्णय जो है किसके द्वारा लिया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस तरह से आपने कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ अध्ययन किया। पहला अध्ययन, न्यायाधीशों का वेतन, न्यायाधीशों का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संसद निश्चित करता है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये मासिक है, जबकि अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये मासिक वेतन है। इसके अतिरिक्त इनके बहुत सारे भत्ते हैं। पद ग्रहण करने के बाद इनके वेतन में कोई कटौती नहीं होती है, और ये वेतन भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। केवल वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत इनके वेतन में कटौती की जा सकती है। दूसरा, हमने आपसे बताया कि जब कभी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी भी कारण से अनुपस्थित रहता है या कार्य करने में समर्थ नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह क्या कर सकता है? वह सर्वोच्च न्यायालय के किसी वरिष्ठ अनुभवी न्यायाधीश को एक्टिंग चीफ जस्टिस
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है और जैसे ही वह प्रॉपर पद पर आ जाता है फिर इसे अपने पद पे चला जाता है। तीसरा हमने आपसे उल्लेख किया क्या, जब कभी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है, उस कोरम को पूरा करने के लिए उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की जा सकती है और वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहलाएंगे और उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन आदि प्राप्त होंगे। तो इस तरह से आपने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। हमें उम्मीद है कि आप सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। हाँ, एक बात और है कि लगातार इस तरह के जो वीडियोज़ हैं जिसकी अपलोडिंग लगातार की जा रही है, यदि आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आने वाले सारे वीडियो का अलर्ट आपके पास मिलता रहे और इसको आप अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने परीक्षा की मंजिल को आसानी से प्राप्त कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।